नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र आप सभी का जूनोट्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, ये कितनी प्रकार की होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको हम प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न शॉर्ट नोट के रूप में पूछ ले जाता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप सभी के लिए बनाया है। ये हिंदी के नोट्स आप सभी के लिए बहुत ही शानदार इंग्लिश मीडियम की बुक से बनाए गए हैं, अतः आप इनको ज़रूर पढ़ना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पहले हम बात करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा की। एक लाइन में बहुत ही सिंपल परिभाषा आप याद रख सकते हो। संक्रमण अथवा इन्फेक्शन के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षा का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। एकदम सिंपल और सरल। प्रतिरक्षा रोगजनक द्वारा उत्पन्न संक्रमण को एक जीव द्वारा रोकने की क्षमता अथवा विदेशी जीवों या कारकों के विरुद्ध सुरक्षा की अवस्था होती है। प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली कोशिकाएं, ऊतक व अंग मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षा को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कौन सा है? जन्मजात, जिसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जिसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं और जिसको सहज प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश का भी याद रखना है। इनबॉर्न, जन्मजात को इनबॉर्न, प्राकृतिक प्रतिरक्षा को नेचुरल इम्यूनिटी, स्वाभाविक प्रतिरक्षा को इनेट इम्यूनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है। ये प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, जन्म से ही किसी जीव में उपस्थित होती है तथा जीव के आनुवंशिक संगठन पर निर्भर करती है, यानी पेरेंट से प्राप्त हो जाती है। ये पेरेंट से वंशागत हो जाती है उसके बच्चों में। स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र जीवाणु जो शरीर में प्रवेश करते हैं, कोई भी बाहर का जीव है रोगजनक कारक, यदि वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध शरीर की सुरक्षा की प्रथम लाइन बनाती है। कौन सी? स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र, ये प्रथम लाइन होती है। सबसे पहले यही आकर बाहरी जीवाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यह सभी प्रकार के रोग कारकों व बाह्य पदार्थों के विरुद्ध समान प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये अविशिष्ट होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। जबकि जो दूसरी वाली हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? स्पेसिफिक होगी, वो विशिष्ट होगी। इस प्रतिरक्षा में सुरक्षा अवरोधक के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। कौन कौन से अवरोधक होते हैं? 4 प्रकार के अवरोधक होते हैं जो शरीर में रोग जनकों को अंदर प्रविष्ट करने व रोग उत्पन्न करने से कुछ हद तक बचाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारे शरीर में कोई बाह्य कारक, वो जीवाणु हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो कोई दूसरा एंटीजन या प्रतिजन कुछ हो सकता है, उसके विरुद्ध सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा और वो 4 प्रकार के अवरोधक उत्पन्न करता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र पर एक विस्तृत वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर केवल शॉर्ट नोट के हिसाब से आपको इसे याद करना है। कौन कौन से अवरोधक है बात करते हैं। भौतिक अवरोधक, जिसको फिजिकल बैरियर कह सकते हैं इंग्लिश में। कौन कौन से होते हैं? त्वचा होती है, बाहर की त्वचा है, श्लेष्म है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, आहारनाल की झिल्लियाँ है यानी आहारनाल ट्रैक है, एलिमेंट्री ट्रैक है, सीलिया है, रोमा यानी रोम, बाहर के रोम कह सकते हो आप सीधा डायरेक्ट, श्वसन और मूत्रजन मार्ग के जाल है, इनके अंदर जाल पाए जाते हैं विभिन्न कोशिकाओं के, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। कारिकीय अवरोधक फिजियोलॉजिकल बैरियर दूसरे प्रकार का है। इसमें लार, आंसू,
विभिन्न प्रकार के श्रावण, पसीना, अमाशय के अम्लीय स्राव आदि इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरे प्रकार के अवरोधक है कोशिकीय अवरोधक, सेल्यूलर बैरियर्स, जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर कोशिकाएं, मैक्रोफेज, फेगोसाइट जिन्हें भक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। चौथे प्रकार का अवरोधक है साइटोकाइंस अवरोधक। हमारे शरीर द्वारा कब साइटोकाइंस सिक्रेट होते हैं? जब वायरस का संक्रमण होता है। ये एक तरह से क्या है, एक तरह से इनको आप ये कब सिक्रेट होते हैं? जब वायरस का संक्रमण होता है तब इनका सिक्रेशन होता है। ये 4 प्रकार के अवरोधक है। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा सुरक्षा का एक आवरण उपलब्ध कराती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा की बात करें तो ये सुरक्षा की 2 प्रकार की लाइन उपलब्ध कराती है, प्रथम लाइन और दूसरी द्वितीय लाइन। प्रथम लाइन में हम देख सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल बाहरी सुरक्षा, दूसरी है आंतरिक सुरक्षा, जिसको हम द्वितीयक लाइन कहते हैं। बाहरी सुरक्षा के अंदर कौन कौन से आते हैं? बाहरी सुरक्षा के अंदर त्वचा है, सीलिया है, रोमाब है, छींकना, खांसना, ये सारी बाहरी सुरक्षा के अंदर आ जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर कौन से आते हैं? आंतरिक सुरक्षा के अंदर बुखार, जैसे फीवर हो गया, पूरक तंत्र है, बुखार है, पूरक तंत्र है, नेचुरल किलर कोशिकाएं हैं, इन्फ्लामेशन संक्रमण है, फेगोसाइट्स है। ये द्वितीय लाइन सुरक्षा की द्वितीय लाइन होती है, जिनको आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। तो ये कौन सी उपलब्ध कराती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। और तीसरी प्रकार की जो सुरक्षा है, जिसको हम तृतीय लाइन कहते हैं, वो कौन उपलब्ध कराती है? वो जो अगली प्रकार की हम पढ़ेंगे अभी, वो उपलब्ध करवाती है। ये हो गई स्वाभाविक प्रतिरक्षा, प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षा। अब हम देखेंगे दूसरी प्रकार की प्रतिरक्षा, जिसको क्या कहते हैं? अर्जित प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा। इंग्लिश में कहे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। नाम से ही पता चल रहा है, ये जीवन काल के दौरान किसी जीव विशिष्ट द्वारा बाह्य रोग कारक के विरुद्ध पूर्व अनुभव के आधार पर विकसित होती है। जैसे किसी वायरस ने अटैक कर दिया पहली बार जब अटैक करता है वायरस, तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। यदि वो उसको रोकने में सफल हो गया तो ठीक है, यदि नहीं सफल हुआ तो उसके बाद में दूसरी प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया करेगी। वो उसका प्रतिक्रिया करने का जो समय वो धीमा है, वो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती है। लेकिन जब एक बार उस वायरस का आक्रमण हो जाता है, उस वायरस को वो याद कर लेती है। अगली बार जब आक्रमण होगा तब उसकी जो प्रतिक्रिया वो फास्ट होगी, वो तेज होगी और तीव्र होगी। तो पूर्व अनुभव के आधार पर ये विकसित होती है। ये सुरक्षा की तृतीय लाइन उपलब्ध करवाती है। हमने तो ऊपर 2 लाइन देखी, ये तृतीय लाइन उपलब्ध करवाती है, जिसमें किसी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति सुरक्षा प्रदर्शित करती है। किसी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति, ये इसलिए ये क्या होती है? विशिष्ट होती है। जिस प्रकार का प्रतिजन होगा उसी प्रकार की प्रतिक्रिया संपन्न होती है। अनुकूली प्रतिक्रिया की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं, या टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, दूसरा नाम आप यह कह सकते हो। ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, यानी इनके द्वारा ये प्रतिरक्षा तंत्र संपन्न होता है। ये प्रतिरक्षा तब प्रभावी होती है जब जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र रोग जनक को नष्ट करने में असमर्थ हो जाती है। अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया धीमी होती है, ठीक है, क्योंकि ये पहले रोग जनक प्रतिजन की पहचान करती है, उसके बाद में इसकी आगे प्रक्रिया संपन्न होती है। ये प्रतिजन विशिष्ट होती है तथा प्रतिजन को याद कर लेती है, जिससे अगली बार जब उस प्रतिजन का आक्रमण होता है तब इसकी प्रतिक्रिया
तीव्र होती है, ये इसकी विशेषता है। ये प्रतिरक्षा बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं व प्रतिरक्षियों से मिलकर बनी होती है। प्रतिरक्षा भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ इसके प्रकार है। अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकार है संचारी व कोशिका व्यतीत प्रतिरक्षा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहली है संचारी, दूसरी है कोशिका व्यतीत प्रतिरक्षा। इनके नाम से इनकी परिभाषा हम बता सकते हैं। पहले हम बात करें संचारी, जिसका एक दूसरा और नाम है एंटीबॉडी व्यतीत प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी व्यतीत प्रतिरक्षा यानी ये वाली प्रतिरक्षा वो किसके द्वारा संपन्न होती है? एंटीबॉडी के द्वारा संपन्न होती है। और एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है? बी कोशिकाएं। बी कोशिकाएं जिनका निर्माण और परिवर्धन या विकास किसके अंदर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बी कोशिकाएं। दूसरी प्रकार की अर्जित प्रतिरक्षा कौन सी होती है? कोशिका व्यवहित प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। शॉर्ट फॉर्म इसकी CMI, पहले वाले की AMI। कई बार पूछ लेते हैं AMI व CMI किसे कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी कई बार 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ लेते हैं। सेल मीडिएटेड यानी ये कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। और कौन सी कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है? टी कोशिकाओं के द्वारा। टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। इनको टी सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका विकास कहाँ संपन्न होता है? थाइमस में। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? टी कोशिकाएं कहते हैं। निर्माण तो इनका बोन मैरो के अंदर ही होता है, लेकिन ये बोन मैरो से बाद में थाइमस में चली जाती है और वहाँ इनका विकास संपन्न होता है। एक दूसरा प्रकार और है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये भी अर्जित प्रतिरक्षा के प्रकार है। एक प्रकार हमने अभी देखा संचारी व कोशिका व्यतीत प्रतिरक्षा, दूसरा प्रकार है सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय यानी एक्टिव इम्यूनिटी, ये किस प्रकार की होती है? इसमें बाह्य प्रतिजन के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी इसमें एंटीबॉडी अंदर ही बनती है, बाहर से हम एंटीबॉडी नहीं दे रहे। कोई एंटीजन आया, उसने शरीर के अंदर प्रवेश किया, तब हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो ये सक्रिय इम्यूनिटी हो गई। निष्क्रिय इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये क्या होती है? इसमें एंटीबॉडी को हम बाहर से उपलब्ध करवाते हैं। इसमें हम एंटीबॉडी को बाहर से उपलब्ध करवाते हैं। ये हमने एक शॉर्ट नोट के रूप में प्रतिरक्षा के प्रकार हमने पढ़े हैं। ये आपके जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप इसको अच्छे से वहाँ पर लिख सकते हो। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहली चीज़, ये नोट्स अच्छी बुक से बनाए गए हैं, इंग्लिश मीडियम की अच्छी बुक से। दूसरी, ये ऑथेंटिक, इसमें मिस्टेक नहीं है। आप इनको ऑथेंटिक नोट्स के रूप में याद कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी आगे चलकर अच्छी वीडियो प्राप्त कर सके, अपना ज्ञानवर्धन कर सके। धन्यवाद।